हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। मैं वंदना गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एम के प्रति ज़बरदस्त डटे होंगे। दोस्तों, मैं आज लूसेंट से बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूं। जो है इसका पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था। आज पार्ट 2 की बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। किसने? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए, अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, लैमार्क। लैमार्क को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर्स ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, हिप्पोक्रेट्स। किसको? हिप्पोक्रेट्स को। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, शैवाल। शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है क्या? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए, एंथ्रोलॉजी। फूलों का जो अध्ययन होता है उसे एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है क्या? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, पारिस्थितिकी। वो जो शाखा, जीव विज्ञान की शाखा, उसे किस नाम से जानते हैं? पारिस्थितिकी कहलाती है, यानी कि पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सीवी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, वन के विकास का। वन के विकास का जिसमें वर्ण होता है वो सीवी कल्चर वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पीडोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इसको राइट आंसर है बी, भूमि का, यानी कि पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं क्या? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, आनुवांशिकी। क्या? सी, आनुवंशिकी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है क्या? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, शारीरिकी। क्या? शारीरिकी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एक्सोजीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। एक्सोजीव विज्ञान में बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, देहरादून। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, कोलकाता। कोलकाता में है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि भारतीय वनस्पति विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, कॉल लीनियस। किसको? कॉल लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, कॉल लीनियस। कॉल लीनियस जो है वो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, कॉल लीनियस की। किसकी? कॉल लीनियस की, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, पुष्पी पादपों को रखा गया है कहाँ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, फेनरोगेम्स में। किसमें? फेनरोगेम्स में पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, अपुष्पी पादपों को रखा गया है कहाँ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, क्रिप्टोगैम्स में। किसमें? क्रिप्टोगैम्स में, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, स्पेसीज़। वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पेसीज़ है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने की थी, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, छड़ रूपी। वे छड़ रूपी होते हैं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, जीवाणुओं में। आगे, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, एशेरिशिया कोलाई। मानव के जो आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है उसका नाम है एशेरिशिया कोलाई, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर है बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में 1 प्याला भरने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती है। आधा प्याला भरने के लिए इसे कितना समय लगेगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, 59 मिनट्स। 1 प्याला भरने में 1 मिनट का समय लेती है, तो उसे आधा प्याला भरने में 59 मिनट्स का समय लगेगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, फली यानी कि बीन्स, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नाइट्रोजन स्थितीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? लेग हीमोग्लोबिन का नाइट्रोजन की स्थितीकरण में क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन का अवशोषण, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, तपेदिक। तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया से होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, हैजा। हैजा जो है वो जीवाणुओं से होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, कुष्ठ। कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। जीवाणुओं को निष्क्रिय करना उसका कार्य है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है और गलत हो जाता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, लैक्टोबैसिलस। क्या है? सी, लैक्टोबैसिलस दूध से दही बढ़ने का कारण है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थितीकरण करता है? दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थितीकरण करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, इवानोवस्की ने। सबसे पहले इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें विषाणु माने जाते हैं? कौन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, सी, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांसिशनल ग्रुप। कौन सा? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांसिशनल ग्रुप, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, विषाणु। विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। आगे, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, विषाणु। विषाणुओं के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर ने खोज की किसकी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, एड्स का टीका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि पूछा जाता है एड्स के टीका की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एड्स का कारण है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। किसके कारण एड्स होता है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, HIV द्वारा होने वाला रोग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, एड्स। यानी कि HIV के द्वारा जो रोग होता है उसे एड्स कहते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एड्स वायरस क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, एक सूची RNA इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एड्स का कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, नेक्स्ट, एड्स का कारण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, वायरस। एड्स जो है वायरस के कारण होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, HIV संबंधित है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, एड्स से। आगे, एड्स फैलता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, शारीरिक संपर्क से। यानी कि शारीरिक संपर्क से एड्स की बीमारी फैलती है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विषाणु में क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शॉर्ट्स क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग है शॉर्ट्स, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खसरा किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, विषाणु। विषाणु के कारण होता है, तो ए इज़ द
करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए चेचक। चेचक जो है विषाणु के कारण होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में जो फूट एंड माउथ रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी विषाणु। वो भी विषाणु के कारण ही होता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व है, मतलब आलू में जो मोजैक रोग होता है उसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए विषाणु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर होगा ए। आगे, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वह किस चीज़ की बनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी सेल्यूलोज। वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी शैवालों के कारण। सरगासो समुद्र का नाम शैवालों के कारण पड़ा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी आयोडीन। मतलब गलगंड रोग का मतलब घेंगा रोग जो गले में होती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसको आयोडीन की कमी से रोका जा सकता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए नील हरित शैवाल। जो है नील हरित शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक मतलब का कार्य करता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी क्लोरेला। जो यूज किया जाता है शैवाल उसका नाम है क्लोरेला, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी शैवाल। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी कहलाती है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रोलॉजी कहा जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छाल पे जो कवक उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर है ए कॉर्टिकोल्स। उसे कॉर्टिकोल्स कहा जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्या? गोबर के ऊपर जो कवक उगते हैं उनको कोप्रोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोपोफिलस, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। डबल रोटी यानी कि ब्रेड के निर्माण में जो काम आने वाला कवक है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। कौन सा? सी सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं बार बार आंसर को 2 बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। आगे, पेंसिलिन की खोज की किसने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, अर्गोट प्राप्त होता है किससे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्गोट प्राप्त होता है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी क्लेवीसेप्स से। किससे? क्लेवीसेप्स से, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन खाने योग्य कवक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी अगैरिकस। कौन सा खाया जाता है कवक? अगैरिकस, तो सी इज़ द
राइट आंसर। आगे, LSD प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, कवक से। LSD जो है कवक से प्राप्त होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली का जो रोग होता है स्केबीज, वो किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, कवक। वो कवक के कारण होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, ब्रेड की मुलायम और लचीला बनाने के लिए, मतलब ब्रेड को सॉफ्ट और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, प्रथम वियुक्त प्रतिजैव नेक्स्ट, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, पेंसिलिन। कौन सा? सी, पेंसिलिन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, कवक के। कवक के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, माइकोराइजा। कौन सा? डी, माइकोराइजा, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं? तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर होगा डी, कवक और शैवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लाइकेन जो है कवक और शैवाल दो पौधों से मिलकर बनता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, लाइकेन सूचक होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, वायु प्रदूषण का। किसका? वायु प्रदूषण का, तो ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, लाइकेन। लाइकेन से लिटमस पत्र जो है वो प्राप्त किया जाता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य पाए जाने वाला सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, हेलोटिज्म। लाइकेन और कवक लाइकेन में नेक्स्ट, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य पाए जाने वाला सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, हेलोटिज्म। कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध पाया जाता है उसे हेलोटिज्म कहा जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, कार्टिकोल्स। उसे कार्टिकोल्स कहा जाता है जो पेड़ की छालों पर उगते हैं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, सेक्सिकोल्स। जो खाली चट्टानों पर उगते हैं लाइकेन उनको सेक्सिकोल्स कहा जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, इंडोकार्पन। किसको? इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं जापानीज़, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? जो मिर्गी बीमारी होती है उसकी दवा किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, परमेलिया से। किससे? परमेलिया से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, बायोफाइटर्स। कौन? बी, डी, बायोफाइटर्स जो हैं वो वनस्पति जगत के उभयचर होते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, बायोफाइट्स में। बायोफाइट्स में जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एजोला है एक क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, जलीय फर्न। एजोला जो है वह एक जलीय फर्न होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेज़ों पर सजावट के लिए रखते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, सीलेजिनेला को। सीलेजिनेला को मेज़ों पे सजावट के लिए रखा जाता है पुनर्जीवन गुण होने के कारण। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, एजोला। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, टेरिडोफाइट्स में। किसमें? बी, टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? बीज तो बनते हैं परंतु वो नग्न रूप में पौधों के ऊपर लगे रहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, जिम्नोस्पर्स। कौन सा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एक ऐसा जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन पौधों पर नग्न रूप में लगे रहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, साइकस। साइकस जो है वो जीवित जीवाश्म है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। कोलेराइड जड़ें पाई जाती हैं। कोलेराइड जड़ें पाई जाती हैं किस में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, साइकस में। आगे, सबसे बड़ा बीजांड होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, साइकस में। साइकस में जो है सबसे बड़ा बीजांड होता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, चिलगोजा प्राप्त होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिलगोजा प्राप्त होता है किससे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, पाइनस से। पाइनस से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, साबूदाना। नेक्स्ट, साबूदाना बनाया जाता है। जो साबूदाना होता है जो हम लोग खाते हैं वो किससे बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, साइकस। साइकस से बनाया जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन प्राप्त की जाती है किससे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, इफ्रेडा से। इफ्रेडा से इफ्रेडिन प्राप्त की जाती है, औषधि जो खांसी और दवा में काम आती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, अपस्थानिक मूल। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने जो होती हैं जड़ें वह अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 है, श्वसन मूल मिलती है किसमें? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, जूसिया में। किसमें? जूसिया में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डहेलिया की जड़ें होती हैं कैसी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, कंदिल तथा पुलकित। कैसी होती हैं? कंदिल तथा पुलकित होती हैं डहेलिया की जड़ें। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आलू। आलू जो होता है वो जड़ नहीं है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्तंभ मूल होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, पुलकित जड़ें। पुलकित जड़ें स्तंभ मूल होती हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, जड़ें विकसित होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, मूलांकुर से। कहाँ से विकसित होती हैं जड़ें? मूलांकुर से। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, गाजर है एक। तो गाजर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जड़। गाजर जो होता है वो जड़ होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, शंक्वाकार जड़ यानी प्याज। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, श्वसन मूल पाई जाती है
कहाँ पे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, राइजोफोरा में। कहाँ पाई जाती है श्वसन मूल? राइजोफोरा में। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आलू का खाने योग्य भाग होता है कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तना, यानी कि डी। तना को हम लोग आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, कंद। आलू को कंद भी कहा जाता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, प्रकंद। हल्दी का जो हम लोग खाते हैं उसको वो हिस्से को प्रकंद कहते हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अदरक है क्या है? अदरक क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, राइजोम। क्या है अदरक? राइजोम। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, तने का। प्याज जो है तने का परिवर्तित रूप है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, आलू। आलू जो है रूपांतरित तना है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। फूल गोभी जो हम लोग खाते हैं उसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, पुष्पक्रम। कौन सा? पुष्पक्रम। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, रेफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, पुष्प। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुंमंग एवं जायंग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, फिर से देखिएगा। किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुंमंग एवं जायंग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, डीमोगेमी। डिकोगेमी। क्या कहा जाता है? डिकोगेमी। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, परागण। क्या कहलाता है? परागण। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एनीमोफिली परागण है किसका? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, वायु द्वारा। एनीमोफिली परागण है वायु द्वारा, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एंटोमोफिली परागण है किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, कीटों द्वारा। एंटोफेमी कीटों द्वारा परागण है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, चिरेप्टोफिली। क्या है? ए, चिरेप्टोफिली चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, ऑर्निथोफिली का परागण होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, पक्षियों द्वारा। पक्षियों द्वारा होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, क्लिस्टोगैमी। क्या कहलाता है? क्लिस्टोगैमी। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, अच्छी संतानें। इसलिए पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण अच्छी संतान होती है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, जायांग का कौन सा भाग परागण को ग्रहण करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, वर्तिकाग्र। कौन सा? ए, वर्तिकाग्र। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, कीट परागित पुष्पों में। किसमें? कीट परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा और चिपचिपा होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
घोंगे द्वारा परागण कहलाता है क्या? घोंगे जो परागण करते हैं उस क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, मेलेकोफिली। क्या कहते हैं? मेलेकोफिली। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं कैसे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, रुक्ष और चिपचिपे। कैसे? रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निषेचन क्रिया है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, एक नर युग्म का अंडाणुओं से संयोजन। एक नर युग्म का अंडाणुओं से संयोजन निषेचन क्रिया कहलाती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, पार्थिनोकॉपी। क्या कहते हैं? पार्थिनोकॉपी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, गन्ना। गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करने की जाती है? क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करने की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, प्याज। आगे, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, सेब। सेब जो है वो एक कूट फल है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, नारियल तथा आम के फल होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ड्रूप। क्या होते हैं? सी, ड्रूप। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है कौन सा? जो पका हुआ आम होता है उसका आकार जो भाग होता है खाने योग्य वो कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, मध्य फल भित्ति। कौन सा? बी, मध्य फल भित्ति यानी कि बीच का भाग। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग होता है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, भ्रूणपोष। कौन सा? भ्रूणपोष को नारियल का खाने योग्य वाला भाग होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है कौन सा? लीची जो होती है उसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, एरिल। कौन सा भाग? ए, एरिल। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मूंगफली। मूंगफली जो हम लोग खाते हैं वो भूमि के नीचे पाया जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, गूदेदार पुष्पासन। कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस पौधे के बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस पौधे के बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, साइकस। कौन सा? डी, साइकस। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बीज किससे विकसित होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, बीजांड से। किससे विकसित होता है? बी, बीजांड से। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, आर्कटीज के बीज होते हैं। आर्कटीज के बीज होते हैं कैसे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, हल्के तथा शुष्क। कैसे होते हैं? हल्के तथा शुष्क। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, प्रकाश। यानी अंकुरित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सजीव प्रजक अंकुरण पाया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? सजीव प्रजक अंकुरण पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, राइजोफोरा में। किसमें? बी, राइजोफोरा में। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे,
आलू किस कुल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए सोलेंसी। किस कुल से संबंधित है? सोलेंसी। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आम का वानस्पतिक नाम है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी मेंजरीफेरा इंडिका। कौन सा? मेंजरीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, तेल बीज वाली फसल संबंधित होती है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी क्रूसीफेरी से। किससे? क्रूसीफेरी से। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मटर पौधा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए शाक। मटर पौधा है शाक। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी सिकुआ। कौन सा? सिकुआ सबसे लंबा वृक्ष जीवित वृक्ष होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए पत्तियों से। किससे? ए पत्तियों से। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी तना। जो एफ्रेडा पौधे का तना जो होता है वो एफ्रेडिन औषधि को उत्पन्न करता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कपास के रेशे होते हैं कैसे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी फलों के अधिचर्मी रोम। कैसे होते हैं? फलों के अधिचर्मी रोम कपास के रेशे होते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केसर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। केसर जो होती है वो क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से उत्पन्न होती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। लौंग होता है एक। लौंग जो यूज करते हम लोग वो होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी सूक्ष्म पुष्प कलिका। क्या है? सी सूक्ष्म पुष्प कलिका। वो पुष्प की कली होती है सूक्ष्म उसकी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी बीजों से। बीजों से कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? जो कॉफ़ी के साथ चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है वो किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए जड़ों से। वो जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कुनैन प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुनैन प्राप्त होता है किससे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी सिनकोना से। कुनैन जो है वो सिनकोना से प्राप्त होता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी ट्रिटिकेल। कौन सा? ट्रिटिकेल। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तंबाकू की पत्तियां में होती हैं। तंबाकू की जो पत्ती होती है उसमें क्या होता है? तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर है सी निकोटीन। उसमें निकोटीन पाया जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी सोयाबीन। सोयाबीन में बहुत अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न रेशे में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी कपास। कपास जो है वो तने का उत्पाद नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी क्लोरोक्विन। कौन है? क्लोरोक्विन। जिसने इस उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है उनका नाम है क्लोरोक्विन। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी मटर। मटर की फसल जो है वो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी छाल। दालचीनी जो होती है वो छाल से प्राप्त की जाती है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है किस में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सोयाबीन, यानी कि डी। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी चीड़ से। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, फूल की कली से। फूल की कली से लौंग प्राप्त होती है, तो डी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हसीस पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हसीस पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। किससे? तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से हसीस प्राप्त की जाती है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, फूल। यानी अफीम जो होता है वो फूल से प्राप्त होता है, पौधे के फूल से मिलता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, केशिका जल। कौन सा? केशिका जल, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, पोटोमीटर। पोटोमीटर जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? जो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किसमें होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, पत्ती में। वो पत्ती में होती है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, निम्न नमी तथा उच्च तापमान। मतलब निम्न नमी, कम नम हो और तापमान उच्च हो, उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है बहुत तेज़ी के साथ होती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, जल से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण जो है केवल दिन में ही होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। आगे, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, मैग्नीशियम। कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। कहाँ चलता है सबसे ज़्यादा? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, जल। जल उसका स्रोत होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे,
निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। किसके द्वारा संश्लेषित क्रिया प्रतिपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, प्रकाश का अवशोषण। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा छोड़ी जाती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ऑक्सीजन। उसका निकलने वाली प्रकाश संश्लेषण में जो गैस निकलती है उसे ऑक्सीजन कहते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, जल से। जो गैस ऑक्सीजन निकलती है वो जल से आती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थित यौगिक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थित यौगिक है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। कौन सा? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो ए इज द राइट आंसर। आगे, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, माइटोकांडिया। कौन सा? डी, माइटोकांडिया। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, पायरुविक अम्ल। कौन सा उत्पाद अंतिम होता है ग्लाइकोलिसिस का? बी, पायरुविक अम्ल। तो बी इज द राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो एक पादप हार्मोन है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। वह यंत्र जिनके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, ऑक्जेनोमीटर। कौन सा? बी, ऑक्जेनोमीटर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, सोडियम। सोडियम जो है पौधे की लंबाई की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, सेब से। सेब से संबंधित है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, फ्लोएम। किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम के द्वारा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, जाइलम। जाइलम के द्वारा होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, डार्विन ने। किसने? डी, डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया किसने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए हक्सले ने। किसने दिया? हक्सले ने दिया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 201 है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया किसने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी डी ब्रीज ने। किसने दिया उत्परिवर्तन के सिद्धांत का नियम? तो डी ब्रीज ने दिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी खुराना ने। खुराना ने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी जोहान्स ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जोहान्स ने। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी डब्ल्यू वाटसन। किसके द्वारा? डी डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी क्रोमोसोम में। किसमें होता है? सी क्रोमोसोम में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ पे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे, जब एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण है तो यह घटना कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी प्लियोट्रॉपी। क्या कहलाती है वो घटना को? प्लियोट्रॉपी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है ए लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी जल। जल जो है वो 80% से अधिक पाया जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ पे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी हैदराबाद में। कहाँ पे? डी हैदराबाद में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गॉल्जी काय का प्रमुख कार्य है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी स्रावी। क्या कार्य है गॉल्जी काय का? डी स्रावी। तो डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय डीएनए रखता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा रखता है डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया। तो डी इज द राइट आंसर। आगे, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी एंजिंग। वो एंजिंग कहलाता है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे, मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी वनारोपण द्वारा। किसके द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी द्वितीयक उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं उस समय हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी सूर्य से। सूर्य से प्राप्त होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी एक जीव से दूसरे के। किसके? एक जीव से दूसरे के। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एक जलीय पौधे को, जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभिद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, करील का। करील का पौधा जो होता है वो मरुभिद होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण के अजैव अव्यय का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, वायु। वायु जो है पर्यावरण के अजैव अव्यय का उदाहरण है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। मतलब बिना मिट्टी के जो पौधों की वृद्धि होती है वो हाइड्रोपोनिक्स से संबंध रखती है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, हरे पौधे। हरे पौधे जो हैं वो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है, तो डी इज़ द राइट आंसर। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, 33.3% का अनुपात होना चाहिए, तो सी इज़ द राइट आंसर। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, यांत्रिक मदद हेतु। किसके? बी, यांत्रिक मदद हेतु, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। पादपालय एक सुविधा है जिसमें, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अब पर्याप्त हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किसके? कैसे? नदी में जो जल प्रदूषण होता है उसकी माप कैसे ली जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। ऑक्सीजन जो उसमें घुली हुई होती है उसकी मात्रा से उनके प्रदूषण की माप ली जाती है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, CO2। CO2 गैस जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। नेक्स्ट, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अतृप्त यानी खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त ए और बी, यानी कि पार्थेनियम और हाथी घास दोनों को, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, जेट विमान। जेट विमान जब चलता है बहुत अधिक आवाज़ होती है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत बोन यानी कि हड्डी का अध्ययन किया जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पैलियोंटियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैलियोंटियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, जीवाश्मों का। किसका? डी, जीवाश्मों का, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, लेपिडेटेरियोलॉजी। क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, मतलब जिसमें मछली का अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में मछलियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन होता है किसका?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। आगे, वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? सी अनुवांशिकी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए मैमोलॉजी। मैमोलॉजी जो है वो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी वृद्ध यानी कि बूढ़े से। तो डी द राइट आंसर। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी शिशु रोग। शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। तो सी इज द राइट आंसर। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी बारबरा मैक्लीटोंग। किसने? बारबरा मैक्लीटोंग ने। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी चेचक। वो चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो बी इज द राइट आंसर। हृदय का पहला प्रतिस्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापना किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी वाटसन व क्रिक ने। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर। आगे, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी डब्ल्यू वाटसन। डब्ल्यू वाटसन के द्वारा सबसे पहले कहा गया था। तो डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार। आगे, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहे जाते हैं। तो इज द करेक्ट आंसर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर ने। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। आगे, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए मेयर ने। किसने? मेयर ने। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ की? मतलब मनुष्य की जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी कहाँ की होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी तलवे पर। जो हमारे तलवे होते हैं उसकी त्वचा सबसे मोटी होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी आंसू। जो हमारे आँख से आंसू निकलते हैं वो लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
तंत्रिका ऊतक की इकाई है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वह तंत्रिका ऊतक की इकाई है। आगे, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, रक्त। रक्त जो है ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट, आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आनुवांशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, मेंडल। कौन? सी, मेंडल। नेक्स्ट, जीन अवस्थित होते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, गुणसूत्रों में। हमारे जो गुणसूत्र होते हैं उसमें जीन अवस्थित होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, खुराना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा? डी, खुराना। आगे, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, बीडल व टैटम ने। किसने? बीडल व टैटम ने, तो सी इज द राइट आंसर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, खुराना ने। आगे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, वाटसन व क्रिक ने। किसने? वाटसन व क्रिक ने। नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है कितनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, 46। हमारे अंदर जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलने से बालक का जन्म होता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, वर्णांधता। कौन? सी, वर्णांधता। आगे, लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। एक्स गुणसूत्रों की वंशागति लाल हरा वर्णांधता होने का कारण कहा जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। हीमोफीलिया में तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया जब होता है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? मतलब शिशु का पिता कौन है यह जानने के लिए किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, डीएनए फिंगरप्रिंट। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट से पता किया जाता है कि इस बच्चे का पिता कौन है। आगे, जैव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो दोस्तों इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, लैमार्क ने। किसने? डी, लैमार्क ने। आगे, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, डार्विन ने। किसने? बी, डार्विन ने। नेक्स्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया किसने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, डार्विन ने। बी, डार्विन ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, डी ब्रीज। कौन? सी, डी ब्रीज ने, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, समरूप अंग होते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, कार्य के समान। कौन सा? बी, कार्य के समान, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समजात अंग होते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, रचना के समान। कौन सा? ए, रचना के समान समजात अंग होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, सामने वाले चपटे दांत। जो सामने के दांत होते हैं चपटे, वो अवशेषित अंग
नहीं होते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, ह्यूगो डी ब्रीज ने। ह्यूगो डी ब्रीज ने विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जैव विज्ञान के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। कौन? क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विज्ञान के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। किसका? ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, तो ए इज द राइट आंसर। जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, जल में। जल में जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चप्पल की आकृति का जंतु है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है वो चप्पल की आकृति का देखने में होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अमीबा का प्रचलन अंग है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, कूटपाद। कूटपाद जो होता है वो अमीबा का प्रचलन अंग है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, पैरामीशियम। कौन? डी, पैरामीशियम। आगे, कौन सा प्रोटोजोआ पौधा और जंतु के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, युगलिना। युगलिना जो है वो पौधों और जंतु के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। आगे, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, आंत में। मनुष्य के शरीर मतलब आंत में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एंट अमीबा। एंट अमीबा जो है वो पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया बुखार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ होता है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया जो है वो काला जो अजार उत्पन्न करता है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निद्रा रोग पैदा करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निद्रा रोग पैदा करता है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ट्रिपेनोसोमा। कौन? ट्रिपेनोसोमा निद्रा रोग को उत्पन्न करता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परिजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य की आंत में रहता है, कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ई कोलाई। कौन? ए, ई कोलाई। आगे, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? मतलब मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, रोनाल्ड रॉस ने। किसने? बी, रोनाल्ड रॉस ने। आगे, नेक्स्ट, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है क्या? जापान में जो गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो क्या देते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यूप्लेक्टेला। क्या? सी, यूप्लेक्टेला, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस के फूलों की डालियाँ के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को हम वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस के फूलों की डालियाँ के नाम से जाना जाता है, जो जापान में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। आगे, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें खून नहीं होता है लेकिन वह सांस लेता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, हाइड्रा। हाइड्रा ऐसा है जो जिसमें खून नहीं होता है लेकिन वो सांस लेता है। आगे, प्रवाल क्या है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एक समुद्री जीव। प्रवाल जो है वो एक समुद्री जीव है, तो बी इज़ द राइट आंसर। जेली फिश के नाम से जाना जाता है किसको? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ऑरिलिया। ऑरिलिया को हम जेली फिश के नाम से जानते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है किस कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, मेडिट्रियम। कौन? मेट्रिडियम को हम लोग समुद्री एनीमो के नाम से जानते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोटोग्यूज मैन ऑफ वर के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटोग्यूज मैन ऑफ वर के नाम से जाना जाता है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, फाइसेलिया। कौन? ए, फाइसेलिया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 301 क्वेश्चन है, अमरत्व का गुण पाया जाता है किसमें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, हाइड्रा में। हाइड्रा में जो है वो अमरत्व का गुण पाया जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? मतलब इसमें से किसका अधपका मांस खाएंगे जिससे फीता कृमि हमारे आंत में पहुंच जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, सुअर। सुअर का मांस खाने से फीता कृमि आंत में चला जाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, निद्रा रोग। कौन सा रोग? निद्रा रोग, तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, वुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। किसके द्वारा? वुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा फाइलेरिया का रोग होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? जो केचुआ होता है उसकी कितनी आंखें होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, कोई नेत्र नहीं, मतलब कि केचुआ का आंख नहीं होता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, भूमि को पोली करके। भूमि को पोली करके केचुआ किसानों को लाभ पहुंचाता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 3, यानी कि कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, डंक में। उसका विष बिच्छू का डंक में होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि तितली जब रात के समय घर में आती है तो उसकी आंखों में चमक होती है, वो क्यों होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, टेपिटम लूसिड के कारण। टेपिटम लूसिड के कारण उसकी आंखें रात में चमकती हैं। नेक्स्ट, मैल पीगी नलिकाएं होती हैं कहाँ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, कीटों के उत्सर्जी अंग। कीटों के उत्सर्जी अंग, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, 3 जोड़ी पाद। कौन सा? 3 जोड़ी पाद, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, मादा एनोफ्लीज। कौन सा? डी, मादा एनोफ्लीज। इसके काटने से मलेरिया रोग हो जाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कटल फिश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, सीपिया। सीपिया को हम लोग कटल फिश के नाम से भी जानते हैं। ऑक्टोपस है एक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, मृदु कवची। ऑक्टोपस जो है वो मृदु कवची है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर।
डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश भी कहते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑक्टोपस में भुजाएं की संख्या कितनी होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, 8। जो उसके पैर निकले होते हैं वो उनकी संख्या 8 होती है। आगे, तारा मछली के नाम से जाना जाता है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, समुद्री अर्चिन। समुद्री अर्चिन को हम तारा मछली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मछलियों में श्वसन क्रिया होती है कहाँ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, गिल्स द्वारा। मछलियाँ जो हैं अपने गिल्स द्वारा सांस लेती हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। मछलियों के हृदय की विशेषता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है कि इसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, समुद्री घोड़ा उदाहरण है किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, मत्स्य वर्ग का। समुद्री घोड़ा जो है वो मत्स्य वर्ग का एक उदाहरण है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, फ्लाइंग फिश। कौन? बी, फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक मीन यानी कि फिश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, मछली। मछली की जीव संख्या संसार में सबसे अधिक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबसे विषैली मछली है कौन सी? जो सबसे विषैली मछली है वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, पाषाण मछली। कौन सी? पाषाण मछली, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। जल से बाहर निकल जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, वे सांस नहीं ले पाती हैं। सांस न लेने के कारण वो मर जाती हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, बहुअसंतृप्त अम्ल। मछली में बहुअसंतृप्त अम्ल पाया जाता है, इसलिए मछली की मांस जो है वो अच्छा माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एम्फीबिया बताता है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। जो पशु जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं उनको एम्फीबिया बनाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, टेडपॉल। मेढक का लार्वा जो है वो टेडपॉल कहलाता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 3, यानी कि बी, मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। शीत रक्तीय प्राणी है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी, यानी कि मछली, मेढक और छिपकली, ये तीनों ही शीत रक्तीय प्राणी होते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निशंस प्राणी कौन सा है? निशंस प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, कछुआ। कछुआ जो है वो निशंस प्राणी के श्रेणी में आता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, मतलब एक ही सांप ऐसा है जो घोंसला बनाता है, वो है कौन? किंग कोबरा, तो इसका राइट आंसर है बी, किंग कोबरा। नेक्स्ट, डायनासोर थे क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर जो थे वो थे मेसोजोइक सरीसृप, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, नेवला। ये हम सभी जानते हैं कि नेवला और सांप की लड़ाई होती है तो नेवला ही जीतता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे छोटा पक्षी है कौन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा पक्षी होता है।
नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, कीवी। न्यूजीलैंड में जो उड़ने वाला पक्षी नहीं है वो कौन सा है? वो है कीवी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आर्कियोपटेरिक्स है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, अंटार्कटिका। पेंगुइन चिड़िया जो है अंटार्कटिका में पाई जाती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। जो मतलब उड़ने में असमर्थ है लेकिन वो बहुत तेज गति से दौड़ता है, तो उसका नाम है ऑस्ट्रिच। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पावो क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? पावो क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, मोर। मोर का नाम है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, स्तनधारी। डॉल्फिन जो है वो स्तनधारी होता है। तो डॉल्फिन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से में कौन स्तनधारी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है वो स्तनधारी नहीं है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, मछली। मछली जो है वो स्तनधारी नहीं है, मछली अंडे देते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, स्तनी में। किसमें? स्तनी में। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है कौन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, नीली व्हेल। कौन? नीली व्हेल सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कही जाती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, नीली व्हेल। कौन? डी, नीली व्हेल। आगे, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है कौन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, बाघ। आगे, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 4 कोष्ठ होते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हेल के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 4 चैम्बर होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? निम्नलिखित में से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, चमगादड़। सी, चमगादड़। तो सी इज़ द राइट आंसर। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, 206। कितनी? 206। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? जो हमारे सर होते हैं उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, 8। उसमें कुल 8 अस्थियां होती हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जो हमारी पसलियां होती हैं शरीर में उसके कितने जोड़े होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, स्टेपिस। कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? स्टेपिस। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, फीमर। फीमर जो है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर होगा ए, खोखली होती है। जो हमारे पैर की हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, टांग। टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव के शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, अरू यानी कि जांघ। जांघ की हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के हमारे जीवन काल में कितने दांत मतलब 2 बार विकसित होते हैं, मतलब 2 बार निकलते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 20।
20 दांत जो हैं वो दो बार निकलते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, छोटी आंत, छोटी आंत में, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो पाचक एंजाइम नहीं होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, छोटी आंत से। किससे? सी, छोटी आंत से, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, एंजाइम। एंजाइम की आवश्यकता भोजन को पचाने के लिए बहुत ही होती है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, मंड का। मुंह से जो हमारे लार निकलती है वो मंड का पाचन करती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसके अम्ल की उत्पत्ति पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक होता है कहाँ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, छोटी आंत में, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, एमिनो अम्ल। वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आमाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आमाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, ट्रिप्सिन। कौन? बी, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, माल्टोज। कौन सा? सी, माल्टोज, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, यकृत। कौन सा? डी, यकृत। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, यकृत। यकृत में जमा होती है। नेक्स्ट, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, यकृत। यानी कि जो हमारे शरीर में पित्त बनता है वह यकृत से पैदा होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। पित्त जमा होता है कहाँ? पित्त जो होता है वो शरीर में कहाँ जमा होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, पित्ताशय में। कहाँ? पित्ताशय में। चर्बी को पचाने में जो पित्त द्रव सहायक करता है वह स्रावित होता है कहाँ से? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, यकृत से। वह स्रावित होता है यकृत से, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। पित्त का मुख्य कार्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पित्त का मुख्य कार्य है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। जो वसा होती है उसको एंजाइम द्वारा पचा देना, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट, पेज मेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, हृदय। हृदय से पेज मेकर का संबंध है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। पेज मेकर का कार्य है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। जो हमारे अंदर पेज मेकर होता है उसका मुख्य कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा
डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, धमनियों की। किसकी? सी, धमनियों की। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, मतलब कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 72 बार। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 72 बार हृदय स्पंदन होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, 120 mm, यानी कि 120 mm सिस्टोलिक और 80 mm और डायस्टोलिक। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, शरीर के वजन का 7%। कितनी होती है कुल मात्रा मनुष्य के शरीर में? शरीर के वजन के हिसाब से का 7%। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 5-6 लीटर। कितना? सी, 5-6 लीटर। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान होता है कितना? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, 7.4। 7.4। नेक्स्ट, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, तिल्ली। कौन? ए, तिल्ली। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, मतलब जो हमारे शरीर रक्त में खून में पाए जाने वाली धातु है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, लोहा। कौन सा? डी, लोहा। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, किडनी। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, डायलिसिस। शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, हीमोग्लोबिन। लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट, मानव शरीर के अंदर नलिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवाह होता है। निम्नलिखित में से किस रसायन की उपस्थिति में नलिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, हिपेरिन। किसमें? डी, हिपेरिन। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, अस्थि मज्जा। जो लाल रक्त होते हैं हमारे शरीर में वो अस्थि मज्जा में बनते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, की संख्या बढ़ेगी। क्या होगा? सी, की संख्या बढ़ेगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता जाने जाते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। RH फैक्टर का पता लगाया किसने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, लैंडस्टीनर तथा वियनर ने। किसने? लैंडस्टीनर तथा वियनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, संक्रमण। संक्रमण के विरुद्ध होता है। नेक्स्ट,
ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, उनके रक्त में प्रतिजनन का अभाव होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। तो ए इज़ द राइट आंसर। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है DAB। कौन सा? DAB। नेक्स्ट, निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता होता है, मतलब कि सबको ब्लड दे सकता है, कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है BO। O ग्रुप का व्यक्ति सर्वात्रिक दाता होता है। नेक्स्ट, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा DO। कौन सा? DO। नेक्स्ट, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा CO, मतलब कि उसका रक्त का जो वो है वो O हो सकता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, हाइपोथैलेमस में। किसमें? सी, हाइपोथैलेमस में। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वो बुद्धि का केंद्र होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, मस्तिष्क। वो मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, मस्तिष्क कोशिकाएं। किसमें? ए, मस्तिष्क कोशिकाएं। तो ए इज़ द राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, 31, यानी कि 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, कशेरुक रज्जु में। कहाँ? कशेरुक रज्जु में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर।